नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए ज्योग्राफी का एमसीक्यू का वीडियो लेकर आए हैं हम। और ये हमारा आज का 6वां एमसीक्यू वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम आज भौतिक विभाजन का तीसरा पोर्शन के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज का ये वीडियो होता है शुरू, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को उसका कारण कहा गया है। तो कथन ए कहा गया है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और उसका कारण दिया गया है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है या उपस्थित है। तो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से है। तो देखिए, कथन ए कह रहा है कि भारत में जो सघन भूकंप वाला क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो जो कथन ए है वो बिल्कुल सत्य कथन है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वो उसका निर्माण जो है वो भूकंप भूमि के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है उनकी गतिविधि से हुई है, उनकी गतियों से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। और उन क्षेत्रों में आज भी जो है हलचलें हो रही है प्लेटों के अंतर्गत, जिस वजह से उस क्षेत्रों में अधिक मात्रा में क्या होती है, भूकंप आते हैं। तो यह कथन ए जो दिया गया है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र कहने का आशय यह है कि उस क्षेत्र में बहुत सारी दरार घाटियां उपस्थित है। दरार घाटियां कहने का मतलब भ्रंश घाटी, कि जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर हटती है तो दूर हटने के साथ साथ कहीं पर उच्च भूमि का निर्माण होता है तो कहीं पर की भूमि जो है नीचे चली जाती है, जिससे दरार का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस दोनों कथन को अगर हम सही से देखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका डिस्क्रिप्शन हमने काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, 2 पेज में है, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। देखिए, मणिपुर में पाया जाता है इम्फाल बेसिन, और इम्फाल बेसिन में जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, बेसिन मतलब मैदान ही होता है समझ लीजिए। तो उस इम्फाल बेसिन में जो इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। एक है सरोवरी मैदान का, दूसरा है लोयस मैदान का, तीसरा है हिमनदी मैदान का, और चौथा है जलोढ़ मैदान का। तो इसका जो सीधा सीधा उत्तर होगा वो होगा सरोवरी मैदान। वास्तव में जो सरोवरी मैदान होते हैं वो किसी झील के किनारे उपस्थित मैदान या झील में जो तलछट होते हैं उससे निर्मित मैदान होते हैं। तलछट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई पानी के अंदर में जो भी अवसाद उपस्थित होते हैं उन अवसादों का नीचे आकर जमना, और उससे जो स्थलाकृति या जो भूमि का निर्माण होता है उसे मैदान कहते हैं। और वो किसके अंतर्गत आता है? सरोवरी मैदान के अंतर्गत आता है। तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है मणिपुर में जो इम्फाल बेसिन है वो है, और दूसरा आपका उदाहरण है कश्मीर घाटी। तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तीसरा प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये जो तीसरा प्रश्न है वो बिल्कुल दूसरे प्रश्न के ही बराबर है। जिस तरीके से दूसरे प्रश्न में हमने देखा था सरोवरी मैदान, तो सरोवरी मैदान का जो निर्माण है प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कि झील या फिर नदी, उनके तलछट के जमाव के कारण होता है। तो उसी तरीके से करेवा भू आकृति का भी निर्माण जो है नदियों या झीलों के तलछट के जमाव से ही होता है, और यह पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। तो इसका जो तीसरा जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, कश्मीर हिमालय। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को हमें पहचानना है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और साथ साथ काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, और गोंडवाना लैंड या ये कह लीजिए प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्से के अंतर्गत आता है, जो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगर आप अरावली पर्वत की बात करेंगे तो गुजरात से लेकर गुजरात हरियाणा से दिल्ली तक फैला हुआ है, और विशेषकर ये फैला हुआ है कहाँ? राजस्थान में। ये पूरा आपका है अरावली पर्वत। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ फैला है? गुजरात से राजस्थान, फिर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? अरावली पर्वत की। और ये काफी प्राचीनतम पर्वत है भारत की। लगभग 570 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत को 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अलवर के निकट इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में एक स्थान है अलवर, उस स्थान पर इसे जरगा कहा जाता है। और एक अन्य स्थान है उदयपुर, जहां पर इसे
हर्षनाथ की पहाड़ी कही जाती है। तो ये दो चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला एक लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो इस लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला की कोई एक उच्च भूमि होगी, तो इसकी जो सबसे उच्च भूमि या सबसे ऊंचा भाग या सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, तो वो है आपका गुरु शिखर, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। और यहीं पर जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है। तो अरावली पर्वत के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। आइए इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया विशेषकर किस राज्य में फैली है, तो राजस्थान में फैली है। और राजस्थान में ही इसे उदयपुर के निकट अलवर के निकट उदयपुर के निकट जरगा और अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। 6वां प्रश्न है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, चूंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले 5 ऑप्शन के प्रश्न पूछे जाते थे, तो उस समय का ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है पूर्वी तटीय मैदान और 5वां है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया है कि इन क्षेत्रों में सबसे प्राचीन कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भूमि भारत का है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करें या भारत के भौगोलिक विभाजन की आप बात करेंगे, तो लगभग इस तरीके से आपका फैला हुआ है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भूमि मानी जाती है। कारण है कि यह गोंडवाना लैंड की भूमि है, और गोंडवाना लैंड की जो भूमि होती है, इस गोंडवाना लैंड की भूमि के अपरदन या फिर टूटने से ही जो है प्रायद्वीपीय पठार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी या स्थल होगा वो प्रायद्वीपीय पठार है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल पर्वत कहने का आशय यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि रेजिडुअल मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार आपने सुना होगा अवशिष्ट पर्वत, और अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वतों को कहा जाता है जो कि एक प्राचीन भूखंड होता है, जो अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, कटकर समतल भूमि के रूप में यानी कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में शामिल हो जाता है। अनाच्छादन कहने का अर्थ यहाँ पर है दो चीजों से, एक है अपक्षय और एक है अपरदन। अब इसको ध्यान रखिएगा, अनाच्छादन में दो चीजें आती है, एक आती है अपरदन और एक होता है अपक्षय। अपरदन कहने का आशय है कि किसी भी भूमि के ऊपरी सतह को या किसी स्थल की ऊपरी सतह को जो भी मिट्टी या जो भी उसके मटेरियल या पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पे जमा कर देना, ये कहलाता है आपका अपरदन। अपक्षय मतलब होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर एक दूसरे से विभक्त होना, वो कहलाता है अपक्षय। वास्तव में जो अवशिष्ट श्रेणी है वो अपरदन का उदाहरण है, जो अनाच्छादन के अंतर्गत आता है। कि मान के चलिए ये कोई पर्वत श्रृंखला है या पठार है या पहाड़ है, और इस पहाड़ में हवा के द्वारा जो है इसकी ऊपरी भूमि की जो मुलायम मृदा होती है उसका अपरदन कर दिया जाता है, और इस पठार का ये पर्वत की जो ऊंचाई होती है अब वो कम हो जाती है तथा ऊपरी भाग जो होता है वो अब समतल की तरह होता है। तो अरावली जो पर्वत है वो इसी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से कम है और इसकी जो ऊपरी भूमि जो है वो समतली है, जो कि अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अवशिष्ट पर्वत के बारे में एक और चीज कही जाती है कि यह सबसे कठोर पर्वत होता है, क्योंकि जब भी किसी भी चीज का अपरदन किया जाता है तो ऊपरी जो सतह होती है वो मुलायम होती है, और वो मुलायम सतह हट जाती है, उसके बाद कठोर सतह आती है जो अपरदित नहीं हो पाती। इस वजह से अरावली को क्या कहा जाता है, सबसे कठोर पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला में शामिल किया जाता है और इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक है अनाईमुड़ी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है अमरकंटक और चौथा है महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी को समझने से पहले आप समझ लीजिए भारत में पश्चिमी घाट, यहाँ से लेकर गुजरात की ताप्ती नदी के मुहारे से केरल के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट, और इसी तरीके से पूर्वी घाट का भी क्या है, विस्तार है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी और साथ साथ पूरे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहलाती है आपकी अनाईमुड़ी।
इस अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर के लगभग है। अनाईमुड़ी के बारे में जानने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इसका जो विस्तार है वो अन्नामलाई के पर्वत में है, और अन्नामलाई का जो पर्वत है वो फैला हुआ है आपका केरल और तमिलनाडु में। यहां पर फैला हुआ है आपका अन्नामलाई का पर्वत। तो ये जो अन्नामलाई का पर्वत है इसमें केरल के जो इडुक्की जिला आता है उस इडुक्की जिले में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और साथ साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में शामिल किया जाता है। तो अनाईमुड़ी को याद रखिएगा आप अच्छे से कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर के लगभग है और ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है वो पूर्वी घाट में स्थित है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। 9वां प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है आपका क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। देखिए यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला नजर आएगी जो गुजरात से शुरू होता है और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, सतपुड़ा पर्वत। सर्वाधिक विस्तार इसका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत में यहां से आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी जो इस तरीके से बहते हुए जाती है कहां, आपके गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी उत्तर से होकर बहती है यानी कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर से, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात होते खंबात की खाड़ी में आकर मिल जाती है जो है ताप्ती नदी। तो उत्तर से निकलती है नर्मदा और दक्षिण से निकलती है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, तो वो है सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत ऐसे पर्वतों को कहा जाता है जिनमें क्या होती है कि उनके नीचे की जो प्लेटें हैं उनके खिसकने के कारण पर्वत दो खंडों में विभाजित हो जाता है और उन दोनों पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है उसे दरार घाटी कहते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो दरार घाटी से होकर बहती है। तो इस वाले लाइन को भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियां। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसमें कहा गया है कि उत्तर से शुरू करें दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि 4 पहाड़ियां हैं और इन चारों पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको जमाना है कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी पहली आती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये 4 प्रमुख पहाड़ियां दी गई है। अब इन चारों प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम भारत में क्या होगा। सबसे पहली जो पहाड़ी है वो है नल्लामलाई की पहाड़ी। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश में आता है नल्लामलाई की पहाड़ी जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ी के बाद दूसरा ऑप्शन हमारा दिया था क्या, जवादी की पहाड़ी। जवादी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, जवादी की पहाड़ी। जवादी के बाद तीसरा जो है वो है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु के अंतर्गत शामिल है इन राज्यों में। तो यहां पर आपका फैला है क्या, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, नीलगिरी में एक अन्य पहाड़ी आती है, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं पालनी की पहाड़ी। इस पालनी की पहाड़ी में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडाई कनाल। वहीं नीलगिरी की पहाड़ी में एक अन्य स्थान है जिसे कहते हैं उटक मंड या ऊटी, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, नीलगिरी पहाड़ी में आते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है हमारा क्या, अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो फैली हुई है आपके कहाँ, तमिलनाडु और केरल में। तो सबसे दक्षिण में आपके हो जाएगी क्या, अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था अनाईमुड़ी जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण हमने देखा। तो पहला आंध्र प्रदेश आया, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इन प्रमुख राज्यों की ये पहाड़ियों का लिस्ट हमको दिया गया है जिन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें जमाना था।
आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, जवादी तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में, नीलगिरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में, अन्नामलाई की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु में, जो कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम होगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक सवाल से बहुत सारे सवाल के उत्तर हमें मिल जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एनालाइजर ऐप में अभी वीडियो क्लासेस पर हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐप में हमारे यहाँ करंट अफेयर क्विज डेली के अपडेट किए जाते हैं और साथ साथ वर्तमान में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित है। टेस्ट सीरीज में हमें अपार सफलता मिली है, जो कि पिछले 2 वर्षों से हमने टेस्ट सीरीज आयोजित किया था, जिसमें जो 2018-19 में प्री आयोजित हुआ था, उससे पहले हमने जो टेस्ट सीरीज आयोजित किया था, जिसमें से 32 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए थे और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज में ऐसे पूछे थे जो सीधे सीधे एग्जाम में आ गए थे। राज्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है, उनसे संबंधित आपको जो भी समस्याएं होती है, तो आप एनालाइजर ऐप से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।